हेलो दोस्तों, द अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं एमपी की जो अपनी क्लास चल रही थी, रेगुलर जो क्लास एमपी की चल रही थी लॉन्ग वाली, उसी को बेटा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ काफ़ी समय से, है ना। काफ़ी समय से मैं एमपी की रेगुलर क्लास नहीं लेकर आ पा रहा था। आज मैं उसी के आगे से जो अपनी 11th क्लास हो चुकी थी, 11th 12th क्लास, तो अपनी ये आगे की क्लास है। उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी के बारे में बताया था। बेटा एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो पास में आने वाला है, तो अपने आप को मोटिवेट रखें, है ना, और स्टडी करते रहें। ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा, है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तो अपना काम करो, ईमानदारी से काम करो, है ना, और ईमानदारी का काम ही हमेशा सफलता दिलाता है ना। यहाँ पर आप देखना, आज मैं आपको राजकीय मछली के बारे में बता रहा हूँ कि राजकीय मछली कौन सी है, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो महासिर मछली को बनाया गया है ना। महासिर, आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महासिर को बनाया गया है, महासिर। इसका बेटा बॉटनिकल नेम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है, या फिर बॉटनिकल नेम क्या है? तो इसका बॉटनिकल नेम है टोर प्यूटिटोरा। क्या नाम है? टोर प्यूटिटेरा, है ना, टोरा प्यूटिटोरा। और प्रजाति कौन सी है बेटा इसकी? तो इसकी प्रजाति है टोर प्रजाति है, टोर प्रजाति। और बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, बहुल क्षेत्र कौन सी नदी में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका बहुल क्षेत्र है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। बेटा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी ही है। और नेचुरल सीमा भी है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को डिवाइड भी नर्मदा नदी करती है। तो नेचुरल सीमा भी है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की, है ना, तो डिवाइड भी करती है। और बेटा एक विशेष फैक्ट और बता दूं नर्मदा नदी के बारे में कि यही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? परिक्रमा। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी नदी का नाम बताओ जिसकी परिक्रमा लगाई जाती है, तो सारे बच्चे गंगा यमुना लगा कर आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी। और बेटा एक चीज और कि नर्मदा नदी का वाहन कभी कभी पूछ लेते हैं। जब नदी वाला चैप्टर बताऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा नर्मदा नदी का वाहन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है नर्मदा नदी का वाहन है मगरमच्छ। क्या है? मगरमच्छ। तो यहां पर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और घोषित वर्ष क्या है कि किस वर्ष इसे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था? तो वर्ष ध्यान रखना 2011 में इसे मध्य प्रदेश की राजकीय मछली बनाया गया है। साथ ही साथ आप ध्यान रखना कि मछली भैया प्रजनन, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, मछलियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, इसी वैरायटी की जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसका प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। तो कभी पेपर में यह आ सकता है कि महासिर प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, एक जिला है खरगोन जिला के वड़वा में, कहां पर? वड़वा, खरगोन जिले के वड़वा में महासिर प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो इतना आप ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो है ना। 3 हो चुके हैं अपना। अभी मैंने महासिर मछली के बारे में बताया। अब अगला जो है, अगला राजकीय वृक्ष कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो आपको ध्यान रखना है बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का भी राजकीय वृक्ष बरगद है, ठीक है। इसे ऑनियन ट्री बोलते हैं। और ध्यान रखना, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नाम है फाइकस वेनेग्लेसिस। आप ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन एक ना एक जरूर आ जाता है यहाँ से, है ना। तो आपको ध्यान रखना, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? फाइकस वेनेग्लेसिस। और किस प्रजाति का है? तो फाइकस प्रजाति का है। किस प्रजाति का? फाइकस प्रजाति का। और बहुल क्षेत्र कौन सा है? किस क्षेत्र में बरगद सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, बरगद का पेड़ तो दीवालों तक में निकले आता है। आपने कभी देखा होगा घर के पीछे की दीवार में, घर के बगल की दीवार में, या छतों पर भी बरगद का पेड़ निकले आता है। तो ऐसी कोई विशेष क्षेत्र नहीं है जहां पर बरगद पाया जाता हो, मतलब सभी जगह पर बरगद निकलता है। बरगद का पेड़ हर जगह पर मिलता है। तो बहुल क्षेत्र कौन सा है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश। अगर कभी क्वेश्चन आया बरगद का पेड़ कहाँ मिलता है, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश या संपूर्ण मध्य प्रदेश, तो आपको ला कर आना संपूर्ण मध्य प्रदेश, है ना। जैसे नीम के वृक्ष भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, आम के वृक्ष भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आप मुझे बताना कि डॉक्टर ट्री किस वृक्ष को बोला जाता है ना, डॉक्टर ट्री, है ना। दो पेड़ बहुत ही ज्यादा अच्छे गुणकारी पेड़ है, एक आंवले का पेड़, और दूसरा है सहजना का पेड़, है ना। दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेड़ हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना
घोषित वर्ष कौन सा है, किस वर्ष इसे राजकीय वृक्ष बनाया गया था, तो आप ध्यान रखना 1981 में इसे राजकीय वृक्ष बनाया गया था बेटा। और यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखना कि बरगद पार्क है ना, बरगद पार्क बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का पहला पेपर में जो ये चीज आ सकती है पेपर में कि मध्य प्रदेश की पहली बरगद पार्क कहाँ बनाई गई है, तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के एक जगह पड़ती है बड़गौदा, तो इंदौर के बड़गौदा में मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क बनाया गया है। तो बेटा एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बड़वा आप ध्यान रखना और बड़गौदा दोनों कंफ्यूज मत होना। बड़वा महासिर प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है, कभी क्वेश्चन जा सकता है बड़वा किस लिए फेमस है, तो बड़वा महासिर प्रजनन केंद्र, महासिर क्या मछली है, महासिर प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है जो खरगोन जिले में है। किस जिले में है, खरगोन जिले में। और साथ ही साथ में बड़गौदा किस जिले में है, तो बड़गौदा इंदौर जिले में है। और किसके लिए फेमस है, बरगद पार्क के लिए। हाँ तो दोस्तों मैंने 4 चीजें बता दी हैं, मैंने आपको पशु बता दिया, पक्षी बता दिया, वृक्ष बता दिया और मछली बता दी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 5वीं चीज बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का राजकीय फल बता रहा हूं। फल है ना, ये ऐसा फल है कि 100 में से 99 लोगों को पसंद आता है फल, 1-8% ही लोग होंगे जो इस फल को पसंद ना करते हो। मौसमी है ना, बहुत अच्छा फसल है, मौसम आता है जब इसका है ना, तो सबसे ज्यादा घरों में यही खाया जाता है। क्या फल है, आम है ना, आम, फलों का राजा भी आम को बोला जाता है, फलों का राजा आम। तो राजकीय फल कौन सा है, आम है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका बॉटनिकल नेम ध्यान रखना बेटा इंपॉर्टेंट है, मैगी फेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। और बहुल क्षेत्र कौन सा है, तो बेटा अभी आप देखना जब आप आम खाते हो तो कहीं भी गुठली फेंक देते हो तो बरसात के मौसम में जगह जगह कितने सारे आम के वृक्ष निकले आते हैं। तो ऐसा कोई विशेष जगह नहीं है कि किसी एक विशेष जगह पर आम के वृक्ष लगते हो। जैसे मैंने अभी बरगद के वृक्ष के बारे में बताया, वैसे ही आप ध्यान रखना संपूर्ण मध्य प्रदेश में आम के वृक्ष हैं। आपके मोहल्ले में देखना एक ना एक आम का वृक्ष जरूर मिल जाएगा। घर में छोटी सी कथा होती है तब भी बोलते हैं घर वाले जाओ आम के पेड़ के पत्ते ले आओ। फिर कहाँ से लाओगे अगर आपके एरिया में आम का पेड़ ही नहीं होगा, तो ढूंढने कहीं दूर थोड़ी ना जाओगे, इसलिए आपके आसपास भी आम के पेड़ होंगे। तो बहुल क्षेत्र कौन सा है, तो आप ध्यान रखना कि बहुल क्षेत्र कौन सा है, एमपी में। तो संपूर्ण एमपी आम का वृक्ष पाए जाते हैं। और बेटा इसकी आम के मध्य प्रदेश के आम की 2 प्रजातियां बहुत ही ज्यादा फेमस प्रजातियां हैं। एक तो है आपकी बेटा नूरजहां बेटा इंपोर्टेंट, ये चीज इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में आम की फेमस प्रजातियां कौन सी हैं, एक है नूरजहां और ये कहाँ की है, तो आप ध्यान रखना अलीराजपुर, कहाँ की है, अलीराजपुर की है। और दूसरी है सुंदरजा आम कहाँ का है, तो रीवा का है। बेटा स्टार बनाकर कॉपी में लिख लेना, जो दोनों इंपोर्टेंट हैं, सुंदरजा और नूरजहां। तो नूरजहां कहाँ की है, अलीराजपुर की है, और सुंदरजा कहाँ की है, रीवा की है। अभी हाल में सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग अभी हाल का मतलब ये नहीं कि कल परसों ही भैया ने या सन ने बताया कि अभी हाल में, तो सोचो कि कल दिया होगा परसों दिया होगा, नहीं। अभी हाल का मतलब होता है ना कुछ समय पहले। जैसे कभी आपने देखा होगा क्लास में जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो बोलता है कि कल मैंने क्या बताया। अब आप बोलोगे सर कल तो संडे था, कल तो छुट्टी था, है ना। तो उसका कहने का मतलब है कि लास्ट टाइम जो क्लास छूटी थी उसमें उसने क्या बताया, है ना। तो यहाँ पर अभी हाल में शब्द आएगा, अभी हाल। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अभी हाल मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुंदरजा आम को जीआई टैग कब दिया गया था, तो आप कब बताओगे, मार्च 2023, है ना। अभी हाल कल मत बता देना, कल दिया गया, मार्च 2023 में दिया गया है जीआई टैग। और बेटा यहाँ पर एक चीज और मुझे बताना कि भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था। भारत में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में, है ना। 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था और दार्जिलिंग की चाय को। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जीआई टैग सबसे पहले किसे दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा सर्च करना। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया है मुझे कमेंट करके बताना कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जीआई टैग चंदेरी की साड़ियों को दिया गया है, कब दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर है ना, तो जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसे कब दिया गया, और जीआई टैग की लिमिट कितनी रहती है ये भी मुझे बताना कि एक बार जीआई टैग मिल जाए तो उसकी लिमिट कितनी रहती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। तो मैं ही
बता देता हूँ, आप लोग सर्च करके देख लेना, 10 साल इसकी लिमिट रहती है जीआई टैग की, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है जीआई टैग, है ना। अभी मध्य प्रदेश की बहुत सी चीज़ों को जीआई टैग मिला है, जैसे रियावन लहसुन को मिला है, चिन्नौर चावल को मिला है। आप लोग देखना रियावन लहसुन कहाँ का है, चिन्नौर चावल कहाँ का है, जो लोग आप लोग का वर्क है बेटा देखना, है ना। पढ़ाई करनी है तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, है ना, दिखाने वाली पढ़ाई नहीं कि किताब ले लिया, मन कहीं और है ना, मन और ये कहीं और है और आप पढ़ रहे हो, किसी और को सोच रहे हो, नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करो, तब काम चलेगा, है ना। तो यहाँ पर आप मुझे बताना, है ना, कि रियावन लहसुन और चिन्नौर चावल कहाँ का है, ठीक है। जैसे जीआई टैग दिया गया है बेटा, रियावन लहसुन भी पेपर में आ चुका है और चिन्नौर चावल भी आ चुका है ना। तो यहाँ पर इसे मार्च 2023 में रीवा जिले में सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया था। और बेटा ध्यान रखना 2023 में एक गजक बहुत फेमस है जिसे आप बोलते हो मुरैना की गजक, है ना, मुरैना की गजक को भी जीआई टैग दिया गया था, है ना, मुरैना की गजक को भी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि, और मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो रीवा जिले में, है ना, कहाँ पर है, रीवा जिले में, रीवा जिले के गोविंदगढ़, कहाँ पर, गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थित है, आम अनुसंधान केंद्र स्थित है। बेटा एक महाराष्ट्र का एक आम है, वो भी काफ़ी मीठा होता है और आकार में छोटा होता है, जिसका नाम होता है हाफूस आम। काफ़ी महंगा बिकता है, आप थोड़ा सा सर्च करके देखना गूगल पर हाफूस आम के बारे में, है ना। हाफूस आम भी काफ़ी मीठा होता है और महंगा भी जाता है, 100 या 150 या 120 रुपये दर्जन जाता है ना, 100 रुपये का एक जाता है, 1200 रुपये दर्जन, है ना, 1200 रुपये दर्जन और 1500 रुपये दर्जन जाता है। आप लोग देखना 120 रुपये का एक आता है ना, देखना जरा गूगल करके, कौन सा आम, हाफूस आम, है ना। तो यहाँ पर देखना, तो इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आम अनुसंधान, पेपर में जाएगा कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपको बताना है गोविंदगढ़ में है, कहाँ पर है, गोविंदगढ़ में, है ना। तो इतना कुछ बताया है। और बेटा अब अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। आपको मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। ऐसे ही मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो बेटा मलखम है। क्या है, मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ये एक तरह का जिम्नास्टिक खेल होता है। और बेटा ध्यान रखना इसे किस वर्ष मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना वर्ष 2013। ये इंपॉर्टेंट है, खेल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, देखना मध्य प्रदेश के खेल से क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना किस वर्ष घोषित किया गया था, 2013 में। क्षेत्र कौन सा, किस विशेष क्षेत्र में जो ज्यादातर खेला जाता है, तो आप देखना मालवा रीजन में, मालवा क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा खेला जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश मलखम अकादमी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश मलखम अकेडमी कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पर अकादमी है, तो उज्जैन में है। कहाँ पर है, उज्जैन में मध्य प्रदेश मलखम अकेडमी है। बेटा ध्यान रखना, वैसे मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर है, ज्यादातर अकेडमियां इंदौर में पाई जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के राजकीय खेल की उज्जैन में है। क्यों, उज्जैन मालवा क्षेत्र में आता है और मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मलखम खेला जाता है। तो मलखम अकादमी कहां पर है, उज्जैन में स्थित है। और बेटा इस क्षेत्र में आप ध्यान रखना, जो व्यक्ति है प्रभाष जोशी, है ना, प्रभाष जोशी व्यक्ति है। तो मध्य प्रदेश में जो मलखम में अच्छा योगदान करते हैं, अच्छा खेलते हैं, उन्हें प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। तो ध्यान रखना मलखम क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है, प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि प्रभाष जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शंस में खेल हो, पत्रकारिता हो या ऑप्शंस में कुछ और हो, तो आपको क्या कराना है, खेल। प्रभाष जोशी सम्मान किस में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है। लेकिन अगर पेपर में थोड़ा सा घुमा कर आ जाए कि प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, क्वेश्चन अगर ये आए, ध्यान से समझना बेटा, सुनना ध्यान से, कि प्रभाष जोशी सम्मान का संबंध किससे है, प्रभाष जोशी सम्मान का संबंध किससे है, तो आपको लगाकर आना है मलखम खेल से सम्मान। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, अब यहाँ पर सम्मान शब्द नहीं आया, प्रभाष जोशी मतलब एक व्यक्ति का नाम है, उससे पूछ रहा है कि इस व्यक्ति का संबंध किससे है। तो प्रभाष जोशी कौन थे, तो बेटा पत्रकारिता, तो उनका संबंध पत्रकारिता से है। थोड़ा सा गूगल करके देख लेना, प्रभाष जोशी पत्रकार थे, पत्रकारिता से उनका संबंध है। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, तो आपको बताना है पत्रकारिता से प्रभाष जोशी का संबंध है। और प्रभाष जोशी सम्मान का संबंध किससे है, तो फिर मलखम खेल से है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखना, प्रभाष जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, मलखम क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, पत्रकारिता से है। यहाँ पर ध्यान रखना 2020 में राजकीय खेल पुरस्कार में इसे शामिल किया गया है ना। मलखम जो प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है 2020 से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में इसे शामिल कर लिया गया। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ,
हर जगह पर आपको नहीं मिलेगी ये चीज़, है ना। ध्यान रखना, मलखम का जो खम्मा होता है, एक खम्भे पर, एक पिलर पर ऊपर नोक पर चढ़कर, इस खम्भे के नोक पर चढ़कर यहाँ पर जिम्नास्टिक किया जाता है। ये खम्भे के यहाँ पर ऊपर योगा जैसा करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये लकड़ी कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए ये लकड़ी कौन सी लकड़ी होती है, तो एक तो सागौन, ध्यान रखना, सागौन और शीशम का जो पिलर होता है, लकड़ी का पिलर होता है सागौन और शीशम का। और बेटा इस पिलर की ऊंचाई कितनी होती है, कभी एग्जाम में नया कुछ बनाने को आए तो ये पूछ लेगा कि मलखम खेल में पिलर की ऊंचाई कितनी होती है, तो आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं है आसानी से। तो आपको बताना है खम्भे की ऊंचाई, है ना, 2.6 मीटर होती है। 2.6 मीटर लगभग 8.5 फीट, कितनी 8.5 फीट की ऊंचाई होती है खम्भे की, है ना। तो ध्यान रखना कि मलखम खम्भे की ऊंचाई कितनी होती है, तो अगर मीटर में पूछे तो आपको बताना है 2.6 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। अगर फिट में पूछे तो आपको बताना है लगभग 8.5 फीट मलखम खम्भे की ऊंचाई होती है। अब बेटा देखना, मलखम खम्भा कैसा होता है, नीचे से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है। नीचे से मोटा, ऊपर से पतला, इसलिए इसकी मोटाई भी अलग अलग होगी। तो देखते हैं नीचे है ना, मलखम खम्भे की नीचे परिधि की मोटाई कितनी होती है, तो नीचे होती है 55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर मोटी होती है नीचे, है ना। और ऊपर धीरे धीरे ऊपर ये पतला होता जाता है, पतला होता जाता है। तो इसकी कितनी ऊंचाई, कितनी मोटाई रह जाती है पतले होकर, तो 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर रह जाती है। बेटा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, स्टार बनाकर लिखना कि मलखम खम्भे की ऊंचाई 2.6 मीटर होती है, 6 मीटर होती है लगभग। अगर फिट में पूछे तो आपको बताना है 8.5 फीट, 8.5 फीट ऊंचाई होती है। और खम्भे की नीचे मोटाई कितनी होती है, तो नीचे ज़्यादा होती है बेटा, कितनी होती है 55 सेंटीमीटर। और ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है और ऊपर पीक पर रह जाती है 35 सेंटीमीटर और बेटा सेंटीमीटर। और ध्यान रखना किस लकड़ी का बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है किस लकड़ी का, सागौन का और शीशम का, सागौन और शीशम का बना होता है अगर लकड़ी पूछ ले तो। और अब जब खेल है तो इसके फेमस कोई खिलाड़ी भी होंगे, है ना, खिलाड़ी भी आ सकते हैं। तो इसके फेमस खिलाड़ी आपको ध्यान रखने, अजय वक्तारिया इसके बहुत फेमस खिलाड़ी हैं मलखम खेल के, अजय वक्तारिया। दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना है हर्ष यादव। अगले का नाम ध्यान रखना है यशोदा मदारिया और चंद्रशेखर चौहान। बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध मलखम से नहीं है। तो ऑप्शंस में मिल जाएगा अजय वक्तारिया, हर्ष यादव या यशोदा मदारिया या अनुभव चौधरी। तो आपको क्या लगा कर आना है, अनुभव चौधरी का संबंध मलखम से नहीं है ना। तो ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो और आगे और देखना, 6 हो गए, कितने हो गए 6। अब 7वें नंबर का देखना दोस्तों, 7वां पॉइंट मध्य प्रदेश की राजकीय फसल से लेकर है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, तो ध्यान रखना बेटा, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है, सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोला जाता है। तो अगर कभी आया मध्य प्रदेश का निकनेम सोया स्टेट, तो हाँ भैया मध्य प्रदेश का निकनेम सोया स्टेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। बेटा सोया स्टेट वो स्लीपिंग वाला सोया मत ले लेना कि सोते ही रहता होगा मध्य प्रदेश, नहीं, सोयाबीन के कारण है ना, सोयाबीन। और सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। देखो सोयाबीन की फली होती है, सोयाबीन की, है ना, सोयाबीन की वरी, सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का पनीर, सोयाबीन का सब कुछ सोयाबीन, है ना। सोयाबीन बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है ना सोयाबीन। तो सोयाबीन का तेल भी आता है। सोया एक ऐसी फसल है जो काफ़ी मल्टीपल उद्देश्यों को पूरा करती है ना। शाकाहारियों का जो मांस है, नॉन वेज है शाकाहारियों का, है ना। सोयाबीन की बली भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखना सोयाबीन का कुल कौन सा है, कुल, तो आप देख लेना सोयाबीन का कुल है लेग्नुमिनेसी। सोयाबीन का कुल कौन सा है, लेग्नुमिनेसिस का कुल है। इसका बॉटनिकल इंपोर्टेंट है कि सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या है, तो सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। बेटा ध्यान रखना ग्लाइसिन मैक्स, साथ ही साथ में नोट्स करते चलना अपने नोटबुक में, है ना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और क्षेत्र कौन सा है, विशेष क्षेत्र, तो सोयाबीन सबसे ज्यादा, है ना, मालवा वाले क्षेत्र में की जाती है, मालवा रीजन में की जाती है सोयाबीन। और सोयाबीन की कौन सी किस्में अच्छी किस्में मानी जाती है मध्य प्रदेश में, तो अलंकार किस्म है, एक अलंकार, अहिल्या है, अहिल्या, समृद्धि है, प्रसाद है, प्रतिकार है। ये कुछ किस्में हैं, है ना, कुछ किस्में हैं जो अच्छी मानी जाती हैं। हो सकता है पेपर में ये आ जाए कि समृद्धि किसकी किस्में हैं, आम की, सोयाबीन की, एप्पल की या केले की। तो आपको ध्यान रखना है
समृद्धि किसकी है? तो सोयाबीन की। और बेटा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो उज्जैन में। अगर पेपर में क्वेश्चन आया मध्य प्रदेश सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, तो उज्जैन में। और बेटा इसके बारे में एक चीज और बताऊं कि ये मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन संयंत्र है, मध्य प्रदेश सोयाबीन संयंत्र, वो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। पूरी एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, जो वर्तमान में बंद है, वर्तमान में काम नहीं कर रहा है सॉरी, वर्तमान में काम नहीं कर रहा है। और अगर जब पूछा जाए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, तो आपको बताना है इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। ये दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर जब पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। उज्जैन, मध्य प्रदेश सोयाबीन संयंत्र है ना, उज्जैन में, जो एशिया का सबसे बड़ा है और वर्तमान में काम नहीं कर रहा है, बंद है। और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो इंदौर में है। तो बेटा सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट फसल है। इसके साथ में एक चीज और बता रहा हूं कि 1970 के दशक में है ना, मध्य प्रदेश में सबसे पहले सोयाबीन की खेती की गई थी। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप पीवाईक्यू लगाओगे तो मिलेगा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे पहले कहाँ की गई, कहाँ सोयाबीन की खेती का प्रारंभ हुआ। तो आपको ध्यान रखना, देवास एक जिला पड़ता है, देवास। तो देवास में 1970 के दशक में सबसे पहले सोयाबीन की खेती की गई थी, है ना। तो सोयाबीन को आप और एक बार अच्छे से पढ़ लेना और कॉपी में नोट करते चलना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, है ना। अब 8वें नंबर पर आप देखना। हाँ तो दोस्तों आपको 8वें नंबर पर ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प के बारे में। तो राजकीय पुष्प कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है। कौन सा है? सफेद लिली, है ना। आप सब लोगों ने देखा होगा सफेद लिली, नहीं देखा हो तो गूगल है, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में, आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हो, है ना। देखना मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, सफेद लिली है। इसका बॉटनिकल नाम क्या है, तो बॉटनिकल नाम ध्यान रखना लिलियम कैंडियम है, लिलियम कैंडियम इसका बॉटनिकल नेम है। और इसका कुल कौन सा है, लिलिएसी है। कौन सा है? लिलिएसी। और बहुल क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भैया संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाएगा, इसीलिए तो इसे राजकीय बनाया गया है। अगर किसी एक क्षेत्र में पाया जाता तो राजकीय क्यों बनाया जाता है ना, राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प हो गया। इसके साथ में आप एक चीज और देखना बेटा, राजकीय नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है, तो जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है बेटा, नर्मदा। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा है। इसे मध्य प्रदेश विधानसभा ने 3 मार्च 2017 को एक जीवित इकाई का दर्जा दिया था, जीवित नदी का दर्जा दिया था, जीवित इकाई का दर्जा दिया था, इसीलिए है ना इसे बोला जाता है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। तो बेटा आज 9 टॉपिक हो चुके हैं, एक 10वां और देख लेते हैं। हाँ तो बेटा 10वां मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश का राजकीय गान, है ना। मध्य प्रदेश का गान, राजकीय गान कौन सा है, तो आपको ध्यान आ गया होगा, बोर्ड पर देख ही लिया होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, माँ की गोद पिता का, है ना, माँ का आंचल पिता का, ऐसा कुछ है, देख लेना, है ना, पढ़ लेना, है ना। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन, है ना, ध्यान रखना मध्य प्रदेश का गान कौन सा है, सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है ना। इसे कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 2010-11 में, 2010-11 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके रचनाकार कौन है बेटा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन से हैं, तो महेश श्रीवास्तव। आपको ध्यान रखना महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार है। और संगीतकार कौन है बेटा, संगीतकार आप अंतर देख लेना, है ना, गूगल पर संगीतकार कौन है, तो संगीतकार देखना सुनील झा। कौन है, सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव इसके संगीतकार हैं। गायक कौन है, ये इंपोर्टेंट है बेटा, इंपोर्टेंट है, एमपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आ चुका है ना। गायक कौन है, तो गायक है शान। कौन है, शान, एमपी कांस्टेबल में आया था। शान का वास्तविक नाम क्या है, एमपी कांस्टेबल में आया था, आप देख लेना, सर्च कर लेना, एमपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आया था कि शान का वास्तविक नाम क्या है, तो शान का वास्तविक नाम है शांतनु मुखर्जी। अब जब गान की बात आ रही है तो यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ सॉरी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान आपको मालूम होगा जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और दूसरा मध्य प्रदेश का भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय का है। और तीसरा इंपोर्टेंट, तीसरा मुझे बताना है कि
झंडा गीत कौन सा है, झंडा गीत कौन सा है, तीसरा झंडा गीत। तो भारत का झंडा गीत कौन सा है बेटा, आप लोग थोड़ा वीडियो पुश करके है ना सोच कर देखना झंडा गीत कौन सा है। तो झंडा गीत है भारत का विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इस गीत के राइटर कौन है आप कमेंट करके बताना। इस गीत के राइटर है हमारा झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और इसके राइटर कौन है, इंपोर्टेंट है, लिख लेना। इसके राइटर वेरी इंपोर्टेंट है, स्टार बनाकर लिख लेना। इसके राइटर है श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। ये बहुत कम बच्चों को मालूम होता है झंडा गीत, है ना, आप लिख लेना। झंडा गीत के राइटर कौन है, श्यामलाल गुप्त पार्षद, है ना। आज जैसे आपको सबको मालूम मध्य प्रदेश, भारत का राजकीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राजकीय पशु कौन सा है, भारत का राजकीय पक्षी कौन सा है, भारत का राजकीय मिठाई कौन सी है। भारत की राजकीय मिठाई कमेंट में बताना। जलेबी है, जलेबी नेशनल मिठाई है, ऐसी बताना। भारत का धरोहर पशु कौन सा है, हाथी। हेरिटेज पशु, धरोहर पशु कौन सा है, हाथी। तो बेटा शान का वास्तविक नाम क्या है, शांतनु मुखर्जी, है ना। ये 10 हो चुके हैं, 10। 11वां और आप देख लेना मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। और वो राजकीय चिन्ह के बारे में आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और फिर उसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आऊंगा। आप तो वीडियो को देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो ईमानदारी से। पूरी वीडियो जितनी आ चुकी हैं उतनों को देखो, नोट्स बनाओ, बार बार पढ़ो और फिर आप क्वेश्चन PYQ सॉल्व करके देखो। तो मेरा मानना है लगभग सारे क्वेश्चन है ना बन जाएंगे। कोई एक आध क्वेश्चन रह रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके बताना, सर ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है ना, तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करा करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और कमेंट करो, है ना, मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ाओ। धन्यवाद।